अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द जर्नलिस्ट कट में मैं हूँ रईसा फ़ातिमा और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सजाद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है सर। 48 घंटे की डेडलाइन गुजर गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो दी गई थी, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब को अडियाला से हस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। यानी आपकी खुशी हजम नहीं हुई किसी को? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादती की बात है कि इमरान खान साहब की इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, हर जगह से मीम्स आना शुरू हो गए हैं कि वो बस जा रहे हैं और किसी तरह हमने शिफा इंटरनेशनल पहुंचना है, लेकिन हुकूमत को पता नहीं क्या सूझी हुई है कि वो उनको निकलने नहीं दे रहे अडियाला से। तो आप मुझे ये बताएं कि बैरिस्टर सैफ साहब की भी मुलाकात हुई है इमरान खान से, जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है। हालांकि जेल हुकाम ने तो डिनाई कर दिया न्यूज़, लेकिन फिर भी क्रेडिबल न्यूज़ ही है और वहाँ पर उन्होंने सियासी अमूर पर गुफ्तगू की है। गुफ्तगू तो ज़ाहिर है हम नहीं जानते, लेकिन ये जो एक अनएक्सपेक्टेड मुलाकात थी, ये कैसे हो पाई? और ये जो डिले है, ये पीएमएलएन क्या जानबूझकर कर रही है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जाएगी? इतना कौन सा डर पड़ गया कि वो मतलब उन्होंने दरख्वास्त भी फ़ौरन दायर कर दी, साथ ही साथ ये भी कही जा रहे हैं कि हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो सेहत पे सियासत नहीं करेंगे। एकदम से बस उनको टेंशन से पड़ गई है कि इमरान खान बाहर ना आ जाए, वरना पता नहीं हम कहाँ चले जाएंगे। हाँ, मैं फुल हमदर्दी है आपके साथ और आपके तरह के सारे जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, लेकिन मसला यहाँ पर सियासी है। ये कोई दिलों का मामला नहीं है। ये सियासत बहुत शफाक चीज़ होती है। देखें, अगर मुस्लिम लीग नून को जो झटका लगा था जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया था ना, जैसे आपके ये आमतौर पे इमरान खान साहब के फॉलोअर्स यही कहते हैं ना कि मुस्लिम लीग नून वाले जल्दी मिठाई खा लेते हैं। तो उन्होंने शुरू में तो कहा कि ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है, लेकिन जब उनको ये एहसास हुआ कि इसके नतीजे में जो क्रेडिबिलिटी है गवर्नमेंट की वो नीचे जा गिरेगी। अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं, उनका इलाज अल-शफ़ा में होता है, तो वो चीज़ें दोबारा से इमरान के हक़ में नॉर्मलाइज़ होनी शुरू हो जाएंगी। डील है या नहीं डील, एक हवा बदल जाएगी। तो हम तो पहले ही हाइब्रिड निज़ाम में पहले ही एक छोटा सा पोर्शन है हमारा इक़्तिदार का, वो और थोड़ा कम हो जाएगा। तो लिहाजा उन्होंने बहुत ज़हानत से ये कार्ड खेला है काल और राज। देखें, अगर फ़र्ज़ करें कि एक मिस्ट्री है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ़ दिया है इमरान खान साहब को, क्या सुप्रीम कोर्ट ये वही है जो पिछले 3 साल से सोया हुआ था और अचानक जाग पड़ा और अचानक उसने इंसाफ करना शुरू कर दिया, या कहीं किसी क्वार्टर से कहा गया कि ये रिलीफ़ दे दो? अब गवर्नमेंट को अगर नहीं पता था तो वो कैसे चेक करती कि ये किस क्वार्टर से कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्गेनिक डिसीजन है या ये मैनिपुलेटेड डिसीजन है? तो उसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आप इम्प्लीमेंटेशन रोक दें। इम्प्लीमेंटेशन रोक दें तो उसके बाद देखेंगे कि प्रेशर कहाँ से आ रहा है कि यार क्यों नहीं कर रहे ये काम। अगर सुप्रीम कोर्ट से ही प्रेशर आ रहा है तो उसको तो वकीलों के ज़रिए फेस किया जा सकता है। वो अगर कंटेम्प्ट का कहेंगे तो उसको भी हुकूमतें फेस कर लेती हैं। लेकिन अगर किसी और क्वार्टर की ख्वाहिश है कि उनको अल-शफ़ा भेजा जाए, तो वो जब दूसरा क्वार्टर फ़ोन करेगा यार भेज क्यों नहीं रहे, यार इतना डिले क्यों कर दिया, तो उनको समझ आ जाएगी कि कहाँ से ये जनरेट हुआ। तो उन्होंने बड़ा इंटेलिजेंटली एक वाइज पॉलिटिकल एक फ़ैसला किया अपने लिए। और देखें, उसमें उन्होंने बड़ी महारत ये की कि जो पिटीशन दायर की नज़र सानी की और जिसका पूरे मीडिया में शोर मचा दिया कि जी जो फ़ैसला किया गया है उसके ऊपर हमने फ़ौरन नज़र सानी की अपील कर दी। जो रेगुलेशंस हैं या रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, नज़र सानी की अपील लगते लगते 10 दिन लगते हैं उसका नंबर लगने में। नंबर तो इसका लगा ही नहीं था इसका। तो जो कोर्ट रिपोर्टर हैं वो अभी तक कह रहे हैं कि उन्होंने जाके रजिस्ट्रार से रिक्वेस्ट की कि इसके ऊपर कोई छोटा मोटा वो लगा दें, एतराज़ लगा दें ताकि और ये दरख्वास्त हमें वापस कर दें, क्योंकि वो अभी ना तो उसका नज़रसानी के ऊपर प्रेशर करना चाहते हैं, ना ये फ़ैसला रुकवाना चाहते हैं, ना ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। सही। तो उन्होंने बड़ा इंटेलिजेंटली वो आज दरख्वास्त अपनी वापस ले ली, एतराज़ लगवा के रजिस्ट्रार से। मतीउल्लाह जान का तो कहना है कि बाकायदा रिक्वेस्ट करके तरला मिन्नत करके एक छोटा सा उनके ऊपर लगवाया, और पहले ही जो एप्लीकेशन भी दी थी नज़रसानी की वो भी इनकम्प्लीट थी। आप ठीक है। तो ये एक उनकी एक चाल है
जो सियासी हुकूमत की। यही तो मैं कहता हूँ कि जो सियासतदान होता है या सियासी लोग होते हैं वो जिस तरह से सोचते हैं, बाज़ औक़ात हमारे सरकारी अदारों में बैठे हुए या एजेंसियों में बैठे हुए लोगों की सोच से भी वो ऊपर वो आप चले ठीक जाते कह रहे हैं, लेकिन जो आप बार बार PMLN को कह रहे हैं कि बहुत उन्होंने इंटेलिजेंट एक मूव की है, तो उनकी इंटेलिजेंस हमें एक तरह से खलबली क्यों मची हुई है PMLN में? फॉर एग्जांपल अभी 7 महीने पहले ही मरीम नवाज़ साहिबा ने बसंत अनाउंस कर दिया ताकि लोगों की अटेंशन इमरान खान से हटाई जाए और लोग प्लानिंग करें बसंत की। बसंत होनी है फरवरी में। उसके बाद जी कैबिनेट का इजलास बैठ गया जिसमें वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम कर रहे हैं। डीज़ल की 32 रुपये ऑलरेडी कर दिए और फिर साथ ही साथ वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस भी करवाने लगे हैं। तो अंदर से तो ऐसे लग रहा है, अभी अडियाला से न्यूज़ आई है सिर्फ कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं, लेकिन डर ऐसे गए हैं कि पता नहीं क्या इनके साथ हो जाना है। अब तो इमरान खान आएगा और सबको खा जाएगा। देखिए, जो इंडिकेटर्स हैं ना वो तो इसी तरह के हैं कि मुस्लिम लीग नून को तैयारी करनी पड़ेगी आने वाले वक्त की। देखें, ये जो इमरान खान साहब से बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई है, पहले आप इसको देख लें। बैरिस्टर सैफ जो है वो किन का नुमाइंदा है? सारी दुनिया जानती है कि बैरिस्टर सैफ जो है वो PTI के अंदर भी जब था, उसको गंडापुर का एडवाइज़र फॉर इंफॉर्मेशन जब इमरान खान ने रखा था तो उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि इसको इसलिए रखा है कि ये उधर की खबरें लेकर आता है। और अभी भी इस मौके पे जब सुप्रीम कोर्ट उसको एक मौका दे रहा है कि वो आएँ अल-शफ़ा में, उससे पहले बैरिस्टर सैफ गया मिलने के लिए। तो बैरिस्टर सैफ ने वो सारे सियासी पैगामात इमरान खान साहब को दिए होंगे कि ये आपसे डिमांड्स हैं उनकी कि आप ऐसे ऐसे करें और ये रिलीफ़ है आपके लिए और ये आप रिलीफ़ ले लें। मुझे लगता है कि वहाँ अभी रुकावट है। मुझे लगता है कि वो चीज़ें अभी तक वो तय नहीं हुई। जैसे वो तय होंगी चीज़ें, वैसे ही ये जो रोड मैप है उनका जाने का, अल-शफ़ा जाने का, वो तय हो जाएगा। बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि आज रात भी हो सकती है, कल रात भी हो सकती है, लेकिन वो 24 घंटे वाली डेडलाइन तो गुजर गई जो सुप्रीम कोर्ट की थी। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को बचाने के लिए क्या करता है, या सुप्रीम कोर्ट को जिसने कहा कि इस तरह का कोई फ़ैसला दे दो, अगर कोई है तो वो भी 1-2 दिन में ताकत सामने आ जाएगी। अच्छा, ठीक है। वैसे ये जो रिलीफ मिला है, इस पे एक सवाल बनता है कि सब कह रहे थे कि बुशरा बीबी साहिबा की काविशों की वजह से ये हुआ है, बाकी तो PTI कुछ कर नहीं सकी। लेकिन अभी बहुत हल्के ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा का इसमें क्या ही किरदार हो सकता है। ये सारी की सारी जो कोशिशें हैं ये बैरिस्टर गौहर साहब की हुई हैं और वही इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, इस्टेब्लिशमेंट में पसंद भी किया जाता है उनको। तो आपको क्या लगता है किसकी काविशों का ये नतीजा है? हाँ, लोग कहते थे कि ये जो हर हफ्ते देखें ना, बैरिस्टर गौहर को तो कोई एक्सेस हासिल नहीं इमरान खान साहब से मुलाकात की, और जो उनकी फैमिली है इमरान खान साहब की, ख़ास तौर पे जो उनकी सिस्टर्स हैं नौरीन ख़ान और अलीमा ख़ान और उज़मा ख़ान, वो बैरिस्टर गौहर को पसंद ही नहीं करती। वो कह चुकी हैं बार बार। वो ख़ुद तो इमरान खान साहब से मिलते नहीं हैं, तो उनकी अगर रिस्पेक्ट कर भी रही है इस्टेब्लिशमेंट या वो कोई एफ़र्ट कर भी रहे हैं तो वो वन साइडेड एक एफ़र्ट हो सकती है। हमारा ये ख्याल था कि बुशरा बेगम जो हैं वो चूँकि उनकी हर हफ्ते मुलाकात होती, हर मंगल को 84 मुलाकातें उनकी इमरान खान साहब से हो चुकी हैं, वो इन मुलाकातों में अपना फ्यूचर पॉलिटिक्स ज़रूर हर मुलाकात में डिस्कस करते होंगे कि आज हालात ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। तो उनके साथ अगर जेल में कुछ लोग राब्ते में होंगे बुशरा साहबा के साथ, तो कोई मीनिंगफुल ब्रेक थ्रू हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट का और इमरान खान साहब का। बैरिस्टर गौहर सिर्फ ये कर सकते हैं कि बाहर से बैठ के अपनी एफ़र्ट करके एक रिलीफ लेकर दे सकते हैं, लेकिन वो इमरान खान साहब का रिस्पांस क्या है उस रिलीफ पर, उससे तो वो बिल्कुल बेखबर होंगे ना। टू वे उनका चैनल नहीं है, बुशरा बेगम का चैनल टू वे तो है ना। अब ये एक सबसे इंटेलिजेंट नुक्ता ये है कि बुशरा साहबा कभी भी नहीं चाहती
कि आने वाले वक्त में इमरान खान एक लंबे अरसे तक वो भी जेल में रहें और बुशरा साहबा भी जेल में रहें, और इमरान खान साहब का सारा पॉलिटिकल प्रीमियम जो है वो अलीमा खान साहबा कैश कर लें, केपी में जाके जलसे जुलूसों की क़यादत करें, अडयाला के बाहर जलसे जुलूस करें, मीडिया में सबसे ज़्यादा उनको देखा जाए, तो वो तो नहीं चाहती बुशरा साहबा ना, जो इंटरनल फैमिली क्राइसिस है उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े चांसेस हैं कि बुशरा साहबा चाह रही हैं कि बराह रास्त इमरान खान साहब बाहर आएँ, या अगर वो फौरी तौर पे ख़ुद बाहर नहीं आ सकते तो मैं बाहर चली जाऊँ और जाके वो जो जेल के बाहर की ऑडियंस है उसको मैं लीड करूँ। ठीक है। तो इसलिए मुझे ज़ाती तौर पे भी और कुछ और लोगों को भी ये लगता है कि ये सारा ब्रेक थ्रू बुशरा साहबा ही करवा रही होंगी। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि जो बैरिस्टर गौहर हैं वो ऑनेस्टली उनकी नीयत में कोई शक उनकी नीयत में कोई शक नहीं है। वो जब भी फील्ड मार्शल से कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल से उनकी कई मुलाकातें हुई हैं और फील्ड मार्शल साहब उनकी इज़्ज़त करते हैं, और अगर किसी वक्त मुल्क में हालात बदलते हैं और इमरान खान साहब इनको भी गंडापुर की तरह हटा देते हैं बैरिस्टर गौहर को, और कल कला फील्ड मार्शल साहब कोई अपना सेटअप बनाते हैं, तो बैरिस्टर गौहर का कोई पता नहीं कि वो उनके डिप्टी हों। अच्छा। इतना वो उनको पसंद करते हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक और भी चीज़ बता दूँ कि पीटीआई वाले भी, तो आप लोग जो यूथ हो ना जो उनको पसंद करती है इमरान खान साहब को, वो अब एक नए कहानी के साथ सामने आने वाले हैं। क्या वो कहानी बन रही है? अगर ये डील मैच्योर नहीं हुई अल-शफा जाने की और हुकूमत उसमें जीत गई, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ा स्ट्रिक्टली एक मैसेज दिया है कि अभी इमरान को जेल में रखें, उसकी बाहर कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर किसी जगह पे लेकर भी जाना है हॉस्पिटल में, तो जैसे आप पिम्स में पहले लेकर जाते रहें रात के वक्त, उसी वक्त लेकर जाएं और वापस ले आएं। तो अगर ये मामला रुक जाता है फॉर दैट मैटर इमरान खान का, तो फिर कहा यह जाएगा, नैरेटिव बनेगा कि इमरान खान ने खुद डील लेने से इनकार कर दिया, अल-शफा जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि जैसा तैसा हूँ, मैं इसी जेल में रहूँगा। अच्छा। उस वक्त तक जब तक ये फार्म 47 और फलाना डील और फलाने ये साहब मौजूद हैं, CDF साहब, मैं इनसे ना रिलीफ लेना चाहता हूँ, ना इनसे बात करना चाहता हूँ, ना मैं अपनी बीमारी की परवाह है मुझे। मैं जेल में वो भुट्टो की तरह, जैसे भुट्टो साहब ने लिखा था ना, इफ़ आई एम असैसिनेटेड, उसमें लिखा था कि मैं तारीख़ के हाथों मरने की बजाय जनरलों के हाथों मरना पसंद करूँगा। तो हो सकता है कि वो एक नैरेटिव नया आ जाए मार्केट में कि इमरान खान ने खुद ही मना कर दिया कि मैंने नहीं जाना। अच्छा, काफ़ी बड़ी बात की आपने सर। ये तो हम एक दो दिन में देख ही लेंगे। अच्छा, ये तो हो गई इमरान खान साहब की बात, लेकिन ये जो डिफेंस फोर्सेस का एक डिफेंस सर्विसेज बिल पास होने जा रहा है अब आज पार्लियामेंट में, इस पर पीपल्स पार्टी ने अपनी हमायत का ऐलान तो कर दिया हुकूमत के साथ, लेकिन जो पीपल्स पार्टी के साथ इस बिल पर नेगोशिएशन की है वो मोहसिन नकवी साहब ने की है। हालांकि जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से ही खड़ी हुई है। तो PMLN ने ख़ुद क्यों नहीं हमायत हासिल की, और ये मोहसिन नकवी साहब को क्यों इसमें कलीदी किरदार अदा करना पड़ा? अब PMLN के लिए तो उन्होंने दरवाजे बंद किए हुए हैं बिलावल भुट्टो ने। अच्छा। वो कह रहे हैं कि मैं इस हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो वो किस मुंह से जाते हैं? चल तो रहे हैं ना, एक तरह से चल तो रहे हैं, लेकिन वो उनसे अपने वर्किंग रिलेशनशिप जो हैं वो तोड़ ही चुके हैं एक तरह के मुस्लिम लीग नून से। अच्छा। तो काम भी ये मुस्लिम लीग नून का ज़ाती नहीं था। अच्छा, ये काम भी तो फोर्सेस का था ना, ये बिल का। तो उनको ख़तरा था सिस्टम को भी, कि उनका ख्याल था कि कहीं ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की चपकलश है, इसकी वजह से हमारा बिल लेट ना हो जाए। तो उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को भेजा होगा। मोहसिन नकवी साहब ने कहा होगा कि ये तो पॉलिटिकल चीज़ ही नहीं है, ये फ़ौज के अंदर के मामलात का बिल है, तो नेशनल इंटरेस्ट में इसको कर दें। तो कल बिलावल भुट्टो ने भी तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ना कि अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे कोई लेजिस्लेशन हुई तो उसके लिए हम हाजिर हैं। लेकिन कल बिलावल भुट्टो ने जो सूबों के बारे में जो अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दी, हमने कितने दिनों से हम कह रहे थे कि बिलावल भुट्टो यही कहेंगे। हाँ, बिल्कुल।
और कुछ लोग हमारे कमेंट्स में, बाज़ लोग थे वो कहते थे तुम्हें ख्वाब में आके बिलावल भुट्टो ने कहा था। भाई हम यही लोग, हम इंटरप्रिटेशन तो करते हैं लोगों की नीयतों का, तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें उनके अमाल से पता चलता है, उनके बयानात से पता चलता है कि आने वाले दिनों में उनकी क्या मूव्स होंगी। यही तो हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। और फिर मैं यही कहूँगा, रीइटरेट करूँगा अपनी इस बात को कि इस वक्त अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है इस मुल्क में जो ज़ाती लड़ाई से हट के बिल्कुल आइनी मामलात में एस्टैब्लिशमेंट के सामने खड़ी है, तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी, हमेशा पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है। ये तारीख बताती है, ये तारीफ बताती है। दूसरे सारे कहते हैं काम हम कर देंगे आपका, लेकिन हमें पहले ये दे दें। बिल्कुल, हाँ, तो बहरहाल ये उनका क्रेडिट है, वो लिया नहीं जा सकता उनसे क्रेडिट। बेशक वो सिंध तक महदूद हो गए, और बिलावल भुट्टो की ये जो पॉलिटिक्स उसने 1-1.5 साल से शुरू की है, तो वो यकीनन कोई एक रास्ता अपने फ्यूचर का। हाँ। अच्छा, कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें की, वजाहतें भी कर दी। उन्होंने एक नेशनल असेंबली में उनकी स्पीच मुतवक्के थी, पर एक तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जवाबात दिए। मोहसिन नकवी साहब के बारे में उन्होंने कहा कि मोहसिन भाई को सियासत का तजर्बा नहीं है, और जो सिस्टम रीसेट की बात है ये किसी और दिन कर लेंगे। तो नहीं, किसी और दिन नहीं कर लेंगे। उसने इसका बाकायदा जवाब दिया है इस सारे मामले का, शायद आपने पूरी सुनी नहीं। उसने कहा कि ये जो सिस्टम रीसेट की बात करते हैं मोहसिन नकवी साहब, इनको सियासी तजर्बा नहीं है कोई ना। हाँ। वो कहते हैं कि सिस्टम रीसेट क्या है? एक तो वो सिस्टम है जिसका वो हिस्सा है हुकूमत का, अगर वो क्लैप्स कर गया है तो कहता है फिर जो उल्टी गिनती की मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक है। बिल्कुल, हाँ। और अगर वो समझते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा है पाकिस्तान का, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो क्लैप्स कर गया है, तो उसने सवाल उठाया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को चलना कितने दिया है हमने। इसको वो कहता है, उन्होंने कहा कि ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी होता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हमने कितनी दफ़ा तोड़ा है। ठीक है। तो जब आप उसको चलने ही नहीं देंगे तो उसके बारे में कैसे जज कर सकते हैं कि ये कोलैप्स कर गया? ठीक है। तो उनसे किसी ने ये सवाल भी पूछा ना कि आपको लगता है कि PMLN और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, जिसका फिर बाद में राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब भी दिया कि अगर दाल में कुछ काला है तो वो हम निकाल कर फेंक देंगे। तो क्या ये दाल में क्या काला हो सकता है? दाल में क्या बात कर रहे हैं लोग? देखें, ये 1 पेज की बात है। इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के बारे में उनसे सवाल पूछा गया था कि ये गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट जो 1 पेज पे हैं या जो सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, क्या वो अभी 1 पेज इंटैक्ट है? तो उन्होंने कहा मुझे ये पता नहीं, लेकिन एक बात है कि लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, दाल में कुछ काला है। अच्छा, दाल में कुछ काला है का मतलब है कि कोई ना कोई दरार आई हुई है। राना सनाउल्लाह ने कहा, इसी उनके इंटरप्रेशन के जवाब में रीइंटरप्रेट किया कि अगर कोई दाल में काला है तो वो हम निकाल देंगे। यानी उन्होंने भी रद्द नहीं किया कि कोई दरार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दरार है मुस्लिम लीग नून में और एस्टेब्लिशमेंट में तो उसको हम सॉर्ट आउट कर लें। इसका मतलब है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, जिसकी तरफ इमरान उस जर्नलिस्ट ने इशारा किया, बिलावल भुट्टो ने उसको थोड़ा सा क्वालिफाई किया, और राना सनाउल्लाह ने उसको मज़ीद एक्सप्लेन करके उसको ज़्यादा क्वालिफाई कर दिया कि यस कोई दरार है, लेकिन हम निकाल देंगे। मतलब ये है कि वी विल ट्राई कि वो ना रहे दरार। अब वो दरार अगर तो नून लीग की तरफ से पैदा हुई है तो वो उसको निकाल सकते हैं। अगर दरार दूसरी तरफ से है, जो कि हमेशा होती है, सिविल इतना नीचे होता है स्ट्रक्चर और मिलिट्री स्ट्रक्चर ऊपर होता है, तो वो तो बैलेंस होता ही नहीं है। तो दरार तो पहले दिन ही होती है। एक बॉस होता है, एक सबॉर्डिनेट होता है, और सबॉर्डिनेट को किसी वक्त भी कहा जा सकता है आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, आपके लैपटॉप से बात नहीं चलेगी, आप 24 घंटे भी काम कर लें तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक बॉस आके कह सकता है अपने आपने बॉस की बात की, तो एक जर्नलिस्ट हैं जो कि एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, उन्होंने कहा कि जो निज़ाम के बादशाह ने फ़ैसला कर लिया ना सूबे बनाने का, उससे पीछे नहीं हटा जाएगा, सूबे बन के ही रहेंगे हर कीमत पर। और ख़बरें तो ऑब्वियसली हम सुनते हैं, हमने अभी बात भी की, हम रोज़ अपने शो में बात कर रहे हैं, और आपने बार बार ये कहा है कि पीपल्स पार्टी तो नहीं मानेगी, जो हमें उनका स्टांस पता है, और सूबे बनना कोई इतना आसान काम नहीं है, और PMLN भी कन्फ्यूज्ड स्टेट में है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बॉस और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है, ये बॉस फिर अपनी मर्ज़ी एक्सर्ट करेगा और
अपने सबॉर्डिनेट की एक भी नहीं सुनेगा, कोई एक्सपीरियंस ना? देखें, ये टैरो कार्ड पे अगर आपका इंटरेस्ट है ना, अच्छा। तो उसमें एक डेथ कार्ड होता है। अच्छा। डेथ हाँ। कार्ड का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। मौत नहीं होता उसमें, एक न्यू बर्थ, एक रीबर्थ। यस। रीबर्थ या ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो टाइम है ना, इसमें अगर ये कोयले की वो नमक की वो कान है जिसके अंदर अगर पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप को खर्च कर देंगी तो नमक हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी। बिल्कुल जो एस्टैब्लिशमेंट लेजिस्लेशन इनसे करवाना चाहती है, ये मैंने पहले भी कहा कि ये सियासी जमातों की मौत होगी, ख़ास तौर पे इन दो पुरानी जमातों की। अब ये इनकी ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है। इख्तिताम तो होता ही है, लेकिन ये इब्तदा भी है। अगर आज से मियां नवाज शरीफ साहब रीडिफाइन करते हैं अपनी पॉलिटिक्स को और वो खड़े हो जाते हैं एस्टैब्लिशमेंट के एजेंडे के सामने, पहले धीरे तरीके से, फिर डिप्लोमेसी के साथ, फिर सीरियसली, फिर आगे आके, तो जो वोट बैंक आपके इमरान खान साहब का है ना इस वक्त, वो वोट बैंक दोबारा मियां नवाज शरीफ साहब ग्रैब कर सकते हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट अपना बयानिया बना के। लेकिन इस दफ़ा वो बयानिया नहीं चलेगा कि मुझे क्यों निकाला। इस दफ़ा ये बयानिया चलेगा, अगर वो कर सके, जुर्रत कर सके कि मैंने कैसे उनका प्लान जो है, मैंने उनको कैसे निकाला। सही। मैंने ये नहीं चलेगा कि मुझे क्यों निकाला। अब लोग ये सुनना नहीं चाहेंगे कि मुझे क्यों निकाला। अब इसको फ्लिप करना पड़ेगा, मैंने कैसे उनका प्लान नाकाम किया, मैंने कैसे मज़ाहमत की। लेकिन इसके लिए वो तो तैयार हो सकते हैं, उनकी बेटी भी तैयार हो सकती है। शहबाज शरीफ साहब को तैयार करना काफ़ी मुश्किल काम होगा। इसी तरह बिलावल भुट्टो का मामला है, पीपल्स पार्टी का। वो अगर ये सारे मामले में मोहसिन नकवी साहब और एस्टैब्लिशमेंट के जकड़बंदी में आके उन तरामीम को कर गए जो वो चाहते हैं, तो उसके बाद भूल जाएं कि सिंध कभी उनको सिंध से भी वोट मिलेगा। सर वो तो आप भी कहते नहीं, लगता नहीं होगा, क्योंकि 18वीं तरमीम के जरिए पीपल्स पार्टी ही तो थी जिसने एस्टैब्लिशमेंट को साइडलाइन किया था। लेकिन आजकल जितनी सख्ती है, जितना वक्त का बादशाह, क्या बताया आपने, निज़ाम का बादशाह जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और जितना इनके बारे में कहा जाता है कि फ़ाइलें हैं और ये हैं, और वो जो 6 महीने और 7 महीने, अब कहा जा रहा है 2 या 3 साल, वही 29 तक जो हम कहते होते हैं कि 29 तक वो इनके चाहते हैं कि सारे अंगूठे उंगलियों के सारे, वो जैसे नादरा वाले नहीं आपके साइन करवाते, वो इन सियासी जमातों से करवा लें, ताकि बाद में फिर जब वो खुद आएंगे तो वो कहेंगे कि देखें जी, ये सारी तरामीम तो ये खुद करके गए हैं और ये खुद ही अपना लिख कर गए कि इनको जेल में इतना इतना अरसा रहना चाहिए। लिहाजा इन लोगों के लिए एक तरह से कुछ सालों के लिए सियासत छुट्टी पे चली जाएगी, अगर ये दोनों फ्रीक अपनी अपनी जगह पे असर्ट नहीं करेंगे तो। लेकिन मुझे आपकी पिछली तमाम गुफ्तगू याद आ रही है, जब आपने कहा कि सूबे बनाने वाली बात ऐसे हवा में की जा रही है। सूबे बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, सूबे नहीं बनेंगे। आप फर्म थे अपने स्टांस पे, इवन बिफोर बजट भी, जब 28वीं तरमीम आनी थी, कि ऐसे नहीं हो सकता, इतना आसानी है। हालांकि लोग कह रहे थे कि आ जाएगी। अब मैं सुन रही थी कोई जर्नलिस्ट थे जो पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो सूबों की सारी बात है ना, ये तो ऐसे ही बस प्रेशर डालने का टैक्टिक था। असल में तो पॉलिटिकल कल्चर चेंज करना था। वो एक तरह से होता हुआ नज़र आ रहा है कि लोकल गवर्नमेंट का अनाउंस कर दिया, पंजाब गवर्नमेंट ने पैसे मांग लिए हैं, तो ये बात देखें वही होना शुरू हो गई है जो आप कब से कहते आ रहे थे। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वाकई सिर्फ पॉलिटिकल कल्चर चेंज करना? देखें, अगर तो ये बात है ना मुकामी हुकूमतों को पावर देने की, तो हमने अपने इसी प्रोग्राम में एक कहा था कि ये दुनिया से डेवोल्यूशन के जो माहरीन हैं उनको बुलाएं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट बुला ले। क्योंकि अगर तो सिर्फ आपने पॉलिटिकल कल्चर चेंज करना है ना इस मुल्क का, तो वो ज़रूरत भी है। ठीक है, डेवोल्यूशन के माहर बुलाएं बाहर से, जिनके तजर्बात हैं मुकामी हुकूमतों की एम्पावरमेंट को मेंटेन करने के, चलाने के। उनसे एक सिस्टम डिज़ाइन करवाएं। पाकिस्तान की हिस्ट्री वो पहले रिसर्च करेंगे, पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं उन सबको फिर एक सिस्टम बनाएंगे। उस सियासी जमातों का भी इनपुट होगा। एस्टैब्लिशमेंट ताकत इस्तेमाल करें ना इस जगह पे, और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से कहे कि इसको
पास करें और एक यूनिवर्सल पूरे पाकिस्तान के लिए बल्दियाती निज़ाम तय कर दें, तो मुझे और किसी डेमोक्रेट आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रू। लेकिन अगर आपने ये मुकामी हुकूमतें सिर्फ इसलिए बनवानी हैं ताकि जो ऊपर वाली सूबाई हुकूमतें हैं उनको गैर मुतल्लका करना है और पावर बेस जो है वो इस्लामाबाद में रखनी है और अपनी सैटेलाइट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स में बनानी हैं और इस तरह से सियासी कल्चर चेंज करना है, तो ये एक तरह की नाकाम कोशिश होगी जो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 4 साल के बाद, 6 साल के बाद फेल हो जाएगी, रिवर्स होगी। तो अगर तो ड्यूरेबल आपने काम करना है इस मुल्क के लिए और इस इंटरेस्ट में करना है, पब्लिक इंटरेस्ट में करना है, इस मुल्क के इंटरेस्ट में करना है और सूबों से फंड्स नीचे ज़िलों में जाने हैं, तो अगर इसको करना है तो इंतहाई दयानतदारी से आप ये असर्ट करेंगे तो सियासी हुकूमतों के बाजू मरोड़ कर भी अगर करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, लेकिन नीयत साफ़ होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 अरब का सपोर्ट फ़ंड मांग लिया और दरख्वास्त जो है वो इस वक्त अमेरिकन फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पड़ी हुई है। साथ में एक अमेरिकी एम्बेसडर ने, मैं 2 सवालों के साथ जोड़ रही हूँ क्योंकि दोनों का लिंक बनता है एक तरह से। अमेरिकी एम्बेसडर ने इंडिया में ये कहा कि मकबूजा कश्मीर एक खूबसूरत इंडिया का एक खूबसूरत हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार किया कि वो तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो उसको इंडिया का हिस्सा कैसे कह दिया। तो हम एक तरफ $10 अरब भी मांग रहे हैं, दूसरी जानिब हम अमेरिका को क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि आपने ये बात कैसे कर दी। फिर तीसरी जानिब जो अमेरिका ने ईरान के मामले पर एक नई पॉलिसी दी है कि जो मुल्क वहाँ से ऑयल इंपोर्ट करेंगे वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, तो क्या फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी? आप इन चीज़ों को कैसे लिंक होता हुआ देख रहे हैं? नहीं, ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि अगर कोई ईरान से तेल स्मगल भी करेगा और हम बलूचिस्तान के जो हमारा नेबरहुड है ईरान का, वहाँ से हम तेल स्मगल भी करते हैं, तो सिर्फ कहने का ये मतलब है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि एक तरफ हम $10 अरब एक ह्यूज अमाउंट है वो उनसे मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम आंखें कैसे दिखा सकते हैं कि वो जाके श्रीनगर में ये बात ना करें। उससे हम बात कर सकते हैं, अगर हमने कुछ लेना ना हो तो फिर हम ज़्यादा अकड़ से कह सकते हैं। तो जब उनको पता है कि इनकी दरख्वास्त हमारे दफ्तर में पड़ी, तो आपके डी मार्च की क्या अहमियत है अमेरिका के लिए, पाकिस्तान की। आपने उनके नाज़िमुल उमूर को बुला के डी मार्च कर दिया, अपनी सेंसिटिविटी ज़ाहिर कर दी, बस इतना काफ़ी कागजी कार्रवाई। और रह गई बात ईरान की, तो देखें ईरान का मामला हमारी नेगोशिएशंस के नतीजे में या इस्लामाबाद अकॉर्ड के नतीजे में अगर सेटल डाउन हो जाता तो इससे बड़ी पाकिस्तान की अचीवमेंट कोई नहीं थी। लेकिन ये बदकिस्मती से जितना लिंगर ऑन हो रहा है, ये 2 तरीके से पाकिस्तान के ऊपर मलबे की तरह गिर रहा है। पहला फ्रंट उसका है मिडल ईस्ट, सऊदी अरब, और जो सऊदी अरब और ईरान की अपनी प्रॉब्लम है। अगर लड़ाई बढ़ती हो सऊदी अरब पे अटैक करेंगे, पाकिस्तान सऊदी अरब से लड़ने के लिए मुआहदा कर चुका है, तो एक हम नई जंग में चले जाएंगे। और अगर हम ये जो अमेरिका की नई पाबंदियां हैं इसके मुताबिक अगर तेल स्मगल करना छोड़ते हैं ईरान बॉर्डर से, तो हमारे लिए तेल का और ज़्यादा क्राइसिस बढ़ जाएगा, जो कि हमारे कुछ एरियाज़ को, सिंध के कुछ इलाकों को और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों को, वो तेल जो है वो एक उनकी लाइफ लाइन है। अगर वो करेंगे तो वो अमेरिकी हमें आंखें दिखाएंगे। तो बहुत टीडियस फेज़ में हम दाखिल हो रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप में। और ये जो हनीमून था ना कि वो हॉटलाइन पे और व्हाट्सएप पे दोनों मुल्कों की लीडरशिप एक दूसरे को अवेलेबल थी। जितनी लड़ाई ईरान की पेचीदा होती चली जा रही है अमेरिका ईरान की, और जितना वो माशी उनको तन्हाई का शिकार करना चाह रहे हैं, वो तो चीन तक को कह रहे हैं और इंडिया तक को कह रहे हैं कि आप सब उनसे तेल लेना बंद कर दें, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं कहेंगे। तो आने वाले दिन जो हैं वो इस हवाले से ख़तरनाक होंगे और उसके इफ़ेक्ट पाकिस्तान की मईशत पे भी पड़ेंगे, आम आदमी की ज़िंदगी पे पड़ेंगे। और ये जो रिलीफ आप कह रही थी फेडरल गवर्नमेंट
डीजल में या पेट्रोल में देना चाहती तो उनके लिए स्कोप ख़त्म हो जाएगा आने वाले दिनों में। ठीक है सर। सर इसके साथ ही बहुत शुक्रिया आपके तज्ज़िये के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग तज्ज़िये करते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपनी राय से हमें आगाह करते रहिए कमेंट सेक्शन में। कल हम हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।